तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर में फिजिक्स है क्या। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी पिक्चर फिजिक्स की आपको दिखाई गई है, जो डरावना सीन फिजिक्स का आपको दिखाया गया है, वो सच नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हो या ना हो, आप फिजिक्स से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अगर आपको ये जानना है बेसिकली कि साइंस है क्या, फिजिक्स है क्या, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको जस्ट अपने चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना होगा। कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या दिखाई देगा, मतलब अगर आप सपोज करो रात में अपने छत पर खड़े हो तो आपको दिखाई देगा कि यार आसमान पूरा का पूरा डार्क है और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तारे टिमटिमा रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि एक चांद नाम का ऑब्जेक्ट है, मून नाम का ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बट उसकी जो शेप है वो हर दिन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद में घटती है, और एक टाइम तो ऐसा आता है कि चांद जो है वो पूरा का पूरा गायब भी हो जाता है। अमावस की रात अपन बोलते हैं उसको। आप देखोगे कि बरसात होती है और कभी कभार बरसात होने के बाद में आपको इंद्रधनुष, रेनबो दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, बट कभी कभी दिखाई देता है। आप देखोगे कि आंधी तूफान आते हैं, बिजलियां कड़कती है। आप देखोगे कि आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो न जाने क्यों आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं। आप देखोगे कि कोई लड़की है जो कि आपको पसंद नहीं करती बट किसी और को पसंद करती है। आप देखोगे कि एक पॉलिटिकल लीडर है और उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात है कि लोग उसके दीवाने होते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपके चारों तरफ हो रहा है उसे आपको ऑब्जर्व करना है। अब ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जानवर भी तो देखते हैं कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। तो एक सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर में हम इंसानों में और जानवरों में डिफरेंस क्या है। और ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप साइंस की फर्स्ट सीढ़ी जो है वो चढ़ने लगोगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे इस चीज को तो आपको पता लगेगा कि यार बेसिकली जो जानवर हैं वो इंस्टिंक्ट ड्रिवन होते हैं। मतलब उनको भूख लगती है तो वो खाना खाते हैं। अगर उनको रिप्रोडक्शन, अपने जीन्स जो है वो नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुंचाने होते हैं तो वो मेटिंग करते हैं, और इसी के बेसिस पे उनका जीवन चलता रहता है। एक घोड़ा जो है वो घास खाता रहेगा, फिर अचानक से बिजली कड़केगी, वो एक बार ऊपर देखेगा, फिर वापस से नीचे मुड़ के घास खाने लग जाएगा। जानवरों के अंदर एक चीज नहीं होती जो कि हम इंसानों के अंदर होती है, और उसका नाम है क्यूरियोसिटी। हमें जानवरों से जो चीज अलग बनाती है वो बनाती है क्यूरियोसिटी। मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो वी आर डिफरेंट देन द एनिमल्स बिकॉज वी हैव क्यूरियोसिटी। हमारे सामने जब बिजली कड़केगी तो हमारा ध्यान जो है वो उस बिजली के कड़कने के ऊपर लगा रहेगा। हम उसको और ऑब्जर्व करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये हो क्यों रहा है। ये जो क्यूरियोसिटी है ये हम सभी के अंदर है, और हम सब के दिमाग के अंदर ये क्यूरियोसिटी नाम का जो कीड़ा है वो रहता है। यानी कि हम सब क्यूरियस हैं, भले ही चीजें अलग अलग हो जाएं। तो साइंस का जो मतलब होता है, बेसिकली इस वर्ड का भी मतलब आप जानना चाहोगे ना, तो इसका मतलब होता है जानना। तो आप खुद सोचो कि आप साइंस से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो जानने की कोशिश कर रहा है। कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यार किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है। कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि दोस्तों के बीच में हीरो बन के कैसे उभरा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम ये फिगर आउट करने के अंदर लगे हुए हैं कि कुछ भी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो साइंस का मतलब हो गया जानना, या फिर अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहो ना तो साइंस का मतलब हो गया कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना। क्योंकि अगर एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप आसानी से उसके पीछे के सच को भी जान सकते हो। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है सुरेश। तो उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जया, और काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उनके बीच में। तो एक दिन सुरेश ने डिसाइड किया कि यार चलो इसको जाके प्रपोज करते हैं। और जब वो प्रपोज करने जा रहा था तो रास्ते में एक बिल्ली जो है वो उसका रास्ता काट के चली गई। वो जया के पास में गया, उसने प्रपोज किया, और सरप्राइजिंगली जया ने उसको मना कर दिया। बैड लक।
फिर उसके बाद में उसकी फिर एक और लड़की से दोस्ती हुई, उसका नाम रेखा था। अगेन जब वो प्रपोज करने निकला उसको, तो अगेन उसको लगा कि यार, उसने देखा कि एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई, और जब वो गया उसको प्रपोज करने तो उसने मना कर दिया। अब उसके दिमाग के अंदर घंटी बजना चालू हो गई कि यार, कहीं ना कहीं जो मेरा बैड लक है वो इस बिल्ली के रास्ते काटने से रिलेटेड है। एक दिन वो ये डिसाइड करके निकला कि यार, अब किसी को प्रपोज नहीं करना। ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में देखा बिल्ली वापस से रास्ता काट गई, और अब की बार अचानक से जो रमेश है उसने आके सुरेश को प्रपोज कर दिया। अगेन बैड लक। सो ये चलता रहा, तो फाइनली उसने देखा कि यार, एक पैटर्न है कि जब जब बिल्ली मेरा रास्ता काटती है तब तब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, और उसी पैटर्न को उसने सच मान लिया, और बेसिकली उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई। अब जब भी उसके रास्ते पर उसको बिल्ली रास्ता काटते हुए दिखाई देती है तो वो क्रॉस ही नहीं करता उसको। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब करी ना, इसको हम जानते हैं सुपरस्टिशन के नाम से। तो आप बोलोगे कि सर, साइंस की जगह आप सुपरस्टिशंस क्यों बता रहे हो? क्योंकि साइंस और सुपरस्टिशन जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, और दोनों का जन्मदाता जो है वो है हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। तो अगर आप चाहते हो कि साइंस सुपरस्टिशन के अंदर कन्वर्ट ना हो, अगर आप सच में सच को जानना चाहते हो, तो फिर आपको साइंटिफिक मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि यार, कोई भी फिनोमिना अगर हमारे आसपास हो रहा है उसका असली सच जाना जाए, उसके पीछे सुपरस्टिशंस ना खड़े किए जाएं, तो फिर आपको साइंटिफिक मेथड के ऊपर स्टिक करना होगा अपने आप को। और साइंटिफिक मेथड क्या है? ये बेसिकली किसी का दिया हुआ मेथड नहीं है, ये बेसिकली अपने आप सच को जानने की एक प्रोसेस डेवलप हुई है हम इंसानों के अंदर, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहने लगे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले तो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम उसके बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वो चीज़ थोड़ी सी और अच्छे से जानने को मिले जो भी कुछ हो रहा है। जैसे सपोज करो आप किसी बॉल को ड्रॉप करो, और जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही गिरती है। अब आप देखोगे कि यार, बॉल को आप जितनी हाइट से ड्रॉप करते हो ना, उतना ज़्यादा टाइम लगता है बॉल को ज़मीन तक जाने में। फिर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, आप बॉल को, अभी तो आपने डिफरेंट हाइट पर ले जाकर एक्सपेरिमेंट करा, तो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ रहा है। आपको ये तो समझ में आ गया था कि बॉल ज़मीन की तरफ गिरती है, आपको एक और चीज़ समझ में आ गई कि यार, जितनी हाइट से गिराते हो ना, उतना ज़्यादा टाइम लगा के गिरती है बॉल। तो इस तरीके के आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो इससे आपको और भी अच्छे तरीके से उस घटना के बारे में जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा काम आती है आपकी इमेजिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं रीजनिंग। तो आपको जो भी कुछ पता है, आप उसके दम पर कुछ रीजनिंग प्रोवाइड करवाते हो। आप बोलते हो कि यार, ऐसा ऐसा हो सकता होगा, मतलब इस तरीके का कुछ काम हो रहा होगा जिसकी वजह से ये घटना हो रही है। कुछ तो आप लॉजिक, कुछ तो आप रीज़न देने की कोशिश करते हो, राइट। फिर उस रीज़न को आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को, तो आप मैथमेटिकल मॉडलिंग का सहारा लेते हो। आप उस पर्टिकुलर घटना को थ्रू मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। याद रखना, मैथमेटिक्स जो है वो नेचर की लैंग्वेज है। मतलब हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो तो है ही है, उसके अलावा नेचर जो हमसे बात करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करती है वो है मैथमेटिक्स। बहुत ही प्यारी चीज़ है। आई होप इसी की वजह से आपको साइंस और बेसिकली साइंस की जो फील्ड है उससे नफरत होती होगी, बट जिसको मैथमेटिक्स से प्यार है ना, तो उसके लिए तो साइंस जो है वो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट हो सकता है। खैर, जिसके लिए मैथमेटिक्स प्यारा सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए भी साइंस के अंदर ये 3 स्टेप तो अभी तक भी अवेलेबल है ना। आप खुद सोचो, मतलब फिजिक्स जब आप पढ़ते हो ना, बेसिकली फिजिक्स की कौन सी पिक्चर आपके सामने रखी गई है, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम, की फिजिक्स इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ मैथ्स, राइट। और बायो वाले जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं इस चीज़ से, बट आप नोटिस करो कि यहाँ पर जाकर मैथ्स इन्वॉल्व होती है। इससे पहले बहुत कुछ है यार साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जो कि बहुत मज़ेदार है। फिर उसके बाद में हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं, कुछ जो भी हमने रीजनिंग दी थी, जो भी हमने थ्योरी डेवलप करी थी, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा तो कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हम वेरीफाई करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हमारे दी हुई जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर खरी उतरती है तो फिर फाइनली साइंटिफिक कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन आप ध्यान रखना कि साइंस के अंदर कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती, वो हमेशा हमेशा
इस बात के लिए वल्नरेबल होती है कि उसको चेंज किया जा सकता है। कल को जाके आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे जिसके अंदर आपको कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नज़र आएगा जिसको आपकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो फिर आपको आपकी थ्योरी को ड्रॉप करना पड़ेगा और कुछ नई थ्योरी या फिर आपकी थ्योरी के अंदर कुछ नया एडवांसमेंट जो है वो तलाशना पड़ेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि बहुत बहुत साल पहले लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी सारी चीज़ें अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर ये नहीं पता हो कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अगर मैं उनको कहूँ कि तुम खुद से पता लगाओ कि क्या वाकई अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है या फिर सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो बहुत ही ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे ना इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, तो हमें लगेगा कि यार अर्थ जो है वही है सेंटर, क्योंकि हमें अर्थ स्टेशनरी नज़र आती है और सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ नज़र आता है। खैर पूरी लंबी कहानी है, कभी मैं सुनाऊंगा आपको कि किस तरीके से हमने ये पता लगाया, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है कि आखिर में हम स्टेशनरी नहीं है, सन स्टेशनरी है बेसिकली, और हम उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था ये, और उन्होंने बोला था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद में टाइको ब्राविक करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स की मोशन को ऑब्जर्व किया। उससे पहले गैलीलियो ने हमारे लिए टेलीस्कोप वगैरह बनाया, मतलब डेवलपमेंट होता रहा। फिर टाइको ब्राहे ने जो डेटा इकट्ठा किया था उसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर, उन्होंने जब उस डेटा को एनालाइज किया तो उन्हें लगा कि यार कॉपरनिकस भाई साहब तो गलत थे। बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर ऑर्बिट नहीं कर रहे, वो तो इलिप्टिकल पाथ के अंदर ऑर्बिट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए जो कि और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते थे प्लैनेटरी मोशन को। फिर उसके बाद में न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। और फिर बहुत साल बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टीन, उन्होंने इवन न्यूटन को भी गलत साबित कर दिया और एक नई थ्योरी दी कि क्यों प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या दो प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहीं पर आपको साइंस की एक सबसे प्यारी बात नज़र आ गई होगी कि साइंस के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है। साइंस के अंदर हम किसी बात को इसलिए सच नहीं मान लेते कि न्यूटन ने उस बात को कहा है या आइंस्टीन ने उस बात को कहा है। कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, उसने हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए हों, हज़ारों इन्वेंशंस किए हों, लेकिन अगर उसकी दी हुई थ्योरी, अगर उसकी कही हुई बात किसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो उसको सही नहीं माना जाता, चाहे से वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। सो ये सबसे प्यारी बात है जो मुझे साइंस के बारे में लगती है कि देयर इज नो अथॉरिटी, ओनली ट्रुथ प्रिवेल्स। अपन बोलते हैं ना केवल और केवल सच की दादागिरी चलती है, तो वो चलती है हमारे साइंस के अंदर। सो ये जो पिक्चर है साइंस की, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी लोग साइंस के बारे में तो सुनते हैं ना, तो उन्हें ये प्लैनेट्स वगैरह ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन साइंस को किसी भी फील्ड के अंदर, इस साइंटिफिक मेथड को किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। आप पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, तभी तो उस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। आप लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो है ना वो सच को जानने का मेथड है, तो आप किसी भी डोमेन के सच को जानने के लिए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो वीडियो है ये केवल और केवल साइंस लेने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये हर बच्चे के लिए है, ये हर इंसान के लिए है, क्योंकि साइंस से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। साइंस तो हो गई एक बहुत ही जनरल टर्म कि आप किसी भी चीज़ के पीछे का सच जानना चाहते हो, आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकते हो और वो साइंस कहलाएगा। पॉलिटिक्स के पीछे का सच पॉलिटिकल साइंस, बिहेवियर के पीछे का सच बिहेवियरल साइंस। तो केवल और केवल नेचर के पीछे का अगर सच जानने की कोशिश कर रहे हो आप यूजिंग साइंटिफिक मेथड, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को, उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज को कहा जाता है फिजिक्स। सो फिजिक्स के इस वर्ड का लिटरल मीनिंग भी क्या होता है, नेचर। सो टू फाइंड द लॉज बिहाइंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स, राइट। अब नेचुरल फिनोमिना जो है ना वो इतने वाइड रेंज के अंदर अवेलेबल है, एक छोटे से एटम और इलेक्ट्रॉन से लेके पूरे के पूरे यूनिवर्स के लेवल तक जो भी कुछ हो रहा है वो नेचुरल फिनोमिना के अंडर आता है, और आप उन सब के पीछे का सच जानने की कोशिश कर रहे हो। और यही फिजिक्स को क्या बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि आप घिरे हुए हो यार फिजिक्स से।
फिजिक्स से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अब जैसे हर डोमेन के ना कुछ मोटिवेशंस होते हैं, मतलब हर डोमेन में आपको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो फिजिक्स के डोमेन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कौन कौन सी चीज़ है जो कि आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करवाएगी? तो दो प्रिंसिपल मोटिव्स हैं फिजिक्स में, और उनको कहा जाता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप हर चीज को एक सिंपल फिजिकल लॉज और कंसेप्ट्स के बेसिस पर ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते जाते हो, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ अ वेरी फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज, राइट। जैसे सपोज करो आपने बोला कि यार जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब इसके लिए आपने एक लॉ ढूंढ के निकाला जिसको आपने नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर आपने देखा कि यार मून जो है ना वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब आपने इसके पीछे का भी लॉ ढूंढ के निकाल लिया और इसको आपने नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून एंड अर्थ। और ऐसे ही जुपिटर के लिए अलग से निकाल रहे हो, ऐसे ही प्लूटो के लिए अलग से निकाल रहे हो, ऐसे नेपच्यून के लिए अलग से निकाल रहे हो, ठीक है ना, गैलेक्सीज के लिए अलग लॉ बना रखे हो। अब अगर आप हर चीज के लिए अलग अलग लॉज बनाने लग जाओगे ना तो उसके दो नुकसान होंगे। पहला तो यह है कि हमारी आफत बहुत बढ़ जाएगी। अभी हमारे फिजिक्स की बुक की साइज इतनी सी है, फिर हमारे फिजिक्स की जो बुक्स हैं उनके जरिए हमारा पूरा का पूरा रूम भर जाएगा। दूसरा ये है कि हम इंसानों के अंदर एक प्रिंसिपल थ्रस्ट होती है, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बाय नेचर हम जो है आलसी हैं, और इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जो लॉ हमने ढूंढ के निकाला है जो कि सन के चारों तरफ अर्थ के रिवॉल्व होने को एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं यही लॉ मून के अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता। यही लॉ जुपिटर के भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम हमेशा बिल्कुल कम लॉज के बेसिस पे जितने ज्यादा फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहते हैं, और यही चीज हमें फिजिक्स के अंदर क्या करती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। एक इसका एग्जांपल देता हूं मैं। नेचर में आप बहुत सारे फोर्सेस को देखोगे, आप किसी के धक्का लगा रहे हो, किसी चीज को उठा रहे हो, ग्रेविटी आपको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, आपने अलग अलग नाम भी रख रखे हैं, लेकिन आप देखोगे कि इन सबको प्रिंसिपली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। और अब फिजिक्स के अंदर कोशिश करी जा रही है कि मतलब सोचो, फिजिसिस्ट जो है ना वो वहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दी जाए और उन चारों फोर्सेस को भी किसी एक सिंगल फोर्स की टर्म में, एक सिंगल लॉ की टर्म में एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो ये भूख है फिजिक्स की जो कि आपको आगे बढ़ाती रहती है। दूसरी जो भूख है उसको कहा जाता है रिडक्शनिज्म। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। आप जब मैटर की स्टडी करते हो, बल्क ऑफ मैटर की स्टडी करते हो, तो आप देखते हो कि उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। अब आप जब भी उनका बिहेवियर स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि यार अगर हम इसको रिड्यूस करते चले जाएं, हम देखें कि यार भले ही मैटर किसी भी स्टेट के अंदर हो, वो किससे मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हुए हैं, एटम्स। और एटम्स के बीच का इंटरेक्शन अगर आपको पता है तो फिर आप आसानी से बल्क ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप ट्राई करते हो कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप रिड्यूस करते चले जाओ, और जितना ज़्यादा रिड्यूस आप करते चले जाओगे उतना आपका लॉ जो है वो पावरफुल बनता चला जाएगा, क्योंकि एटम्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस के बेसिस पे ही आप सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आप ट्राई करते हो अपनी नॉलेज को छोटे से छोटे लेवल तक रिड्यूस करने के लिए। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट और उससे भी ज़्यादा ग्रेट टीचर हुए हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर, उनका नाम है रिचर्ड पी फाइनमैन। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन हमारे सामने रखा था कि अगर कल ये दुनिया पूरी की पूरी नष्ट हो जाए, केवल और केवल कुछ लोग ही बच पाए, ठीक है, तो आप उन लोगों को अपनी सारी की सारी जो इंसानियत ने इकट्ठी करी है नॉलेज, उसको पास ऑन करने के लिए बहुत कम टाइम है आपके पास में, एक सेंटेंस ही आप बोल सकते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उनको बोलोगे? तो उन्होंने बताया था कि हम केवल और केवल एक सेंटेंस बोलेंगे कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, एटम्स से मिलके बनी हुई है। अब जो लोग बचेंगे वो इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे, और उनके लिए जो भी कुछ डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है अभी तक, उस डेवलपमेंट को करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की लिटरली हर चीज़ एटम्स से मिलके बनी हुई है, और एटम्स के बीच में होने वाला इंटरेक्शन
सारे के सारे फिनोमिना को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। सो आपने अपनी नॉलेज को इस लेवल तक रिड्यूस कर दिया और पास ऑन कर दिया, और आपने देखा कि यार जो साइंस का डेवलपमेंट है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। सो ये दो प्रिंसिपल थ्रस्ट हो गई। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फिजिक्स के लिए ही स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारे इंसानों का नेचर है। तो आपको भी अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर आपने जाने अनजाने में यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, इन दो मोटिवेशंस के थ्रू किसी काम को करने की कोशिश करी होगी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स को अपन यूज करेंगे अपनी चिट चैट गपशप के लिए, ठीक है। चलो, अब बात यहां पर आती है कि जो फिजिक्स है वो आखिर में कहां जाकर रुकेगी। आप नेचर के पीछे के लॉज ढूंढने निकल रहे हो, तो आप कहां पर जाकर अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे, कहां पर जाकर आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ यार हमने नेचर की वर्किंग जो है वो समझ ली है। तो इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। और अगेन ये जो एग्जाम्पल है वो रिचर्ड पी फाइनमैन ने दिया था। उन्होंने बोला था कि यार अगर दो लोग चेस का गेम खेल रहे हो, राइट, और आप उस गेम को जस्ट केवल और केवल क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको चेस के गेम का एक भी रूल नहीं पता, आप जस्ट केवल बैठे बैठे देख रहे हो क्योंकि आपके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हो कि ये क्या चल रहा है। तो धीरे 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 जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ पैटर्न्स नजर आने लगेंगे। आपको पता लगने लगेगा कि जो घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है एल शेप के अंदर। आपको पता चलेगा जो ऊंट है वो हमेशा तिरछा चलता है। आपको पता चलेगा हाथी जो है वो हमेशा सीधा चलता है। आपको पता चलेगा जो प्यादा है वो केवल और केवल 1 कदम चलता है। सो ये पैटर्न्स केवल और केवल आपको कैसे पता चल जाएंगे, उस गेम को ध्यान से ऑब्जर्व करने से पता चल जाएंगे। और फिजिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो और आप केवल और केवल ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि नेचर वर्क कैसे कर रही है। घोड़ा 2.5 कदम चल रहा है, ऊंट तिरछा चल रहा है, हाथी सीधा चल रहा है, ये पता लगाना फिजिक्स है। अब आपसे कोई पूछे कि घोड़ा 2.5 कदम क्यों चल रहा है, या ऊंट जो है वो तिरछा ही क्यों चल रहा है, या फिर हाथी जो है वो सीधा ही क्यों चल रहा है, इस क्यों का आंसर देना फिजिक्स का काम नहीं है। फिलहाल इस डोमेन को हम फिलॉसफी वालों को दे रखे हैं। फिलॉसफी वाले ढूंढते रहते हैं कि आखिर में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, भगवान, ये वो सब कुछ फिजिक्स का काम नहीं है फिलहाल के लिए। तो फिजिक्स इज ओनली कंसर्न्ड विद दिस क्वेश्चन, हाउ डज नेचर वर्क्स। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि सर जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें कि 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमने जान लिया 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसी की वजह से सारी की सारी मोशन होती है। अब कोई मेरे से सवाल पूछने पड़ जाए कि क्यों करते हैं वो, तो फिर उसका जवाब एज अ फिजिसिस्ट मैं देना जरूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है वो केवल और केवल ये पता लगाने में है कि नेचर कैसे वर्क करती है, क्यों वैसे वर्क करती है। फिलहाल के लिए मैं इससे अपने आप को कंसर्न नहीं मानता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी में इस वीडियो की मैं केवल और केवल एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नेचर इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस, एंड एज अ फिजिसिस्ट यू नीड टू ओनली फिगर आउट इट्स रूल्स, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। आप 2 लोगों को जब चेस खेलते हुए देखते हो और आपका इंटरेस्ट है, कई लोगों को चेस बोरिंग लग सकता है तो वो क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, वो फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लो, बट जब उस गेम को देखते हो तो उस गेम के पीछे के जो लॉज हैं वो आपको धीरे धीरे दिखने चालू हो जाएं, और सोचो धीरे धीरे दिखने चालू हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको वो गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा उसके अंदर। तो कुछ ऐसा ही फिजिक्स के साथ भी होता है। फिजिक्स में आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो और नेचर की जो रूल्स है वो पता लगाने की कोशिश करते हो, और जैसे जैसे आपको रूल्स पता लगते चले जाते हैं आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगता चला जाता है। तो हमारा जो ये रहेगा, हमारी जो जर्नी रहेगी, इसमें मैं चाहूँगा कि ये जो मज़ा है ये आप लोगों को फील करवाया जा सके। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ फीडबैक्स हैं, जो भी कुछ क्रिटिसाइज आप करना चाहते हैं, जो भी कुछ अच्छी बुरी चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हमारी जर्नी चालू हो चुकी है और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप मेरे साथ कहाँ तक चलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कुछ और मज़ेदार चटपटी बातों के साथ में फिजिक्स की जर्नी को लेकर। बाय।